Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you a very important as well as interesting topic from a class 11th biology book, that is coagulation of blood. ठीक है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब होता है कि ब्लड का जमना, ब्लड का क्लॉट बन जाना. ठीक है, तो ये पूरी मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन सी प्रोटीन्स, एंजाइम्स इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं और हमारा खून जो है जमता कैसे है, कैसे उसका क्लॉट बनता है. आपने कई बार अपने पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कहीं पे आपका हाथ कट जाता है तो थोड़ा सा खून निकलता है, उसके बाद खून के थक्के जम जाते हैं और वापस वहां से ब्लीडिंग होनी बंद हो जाती है. ठीक है, तो ये कैसे होता है. ठीक है, और आपने कई बार पिक्चरों में देखी होगी कि कई बार किसी को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है तो डॉक्टर ये बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, इस वजह से दे आर सॉरी कि वो पेशेंट को सेव नहीं कर पाए. ठीक है, तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड जो है कैसे होता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, हम इस वीडियो में ये अच्छे से समझेंगे. ठीक है, सो एनसीईआरटी हमारा बेस रहेगा और साथ ही साथ हम इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा डिटेल में भी दूसरे सोर्सेज से भी पूरा करेंगे. तो पहला है, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योरसेल्फ योर वुंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर ए लॉन्ग टाइम. जैसे आपने सबने अपने लाइफ में देखा होगा कि जब कहीं हाथ कट जाता है तो ऐसा नहीं है कि एक बार हाथ कट गया तो वहां से खून निकलते ही जाए, ऐसा तो नहीं होता. ठीक है, थोड़े टाइम के बाद आपका जो ब्लीडिंग है दैट वुड स्टॉप आफ्टर सम टाइम. फाइन, सो यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम. सो डू यू नो वाई? आप जानते हो कि ऐसा क्यों होता है, क्यों आपका ब्लड थोड़े टाइम के बाद खुद ब खुद बंद हो जाता है, मतलब बाहर निकलना बंद हो जाता है. आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, ये हमने देखा, और ब्लड का काम होता है सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को हर एक सेल तक लेके जाना. ठीक है, लेकिन अगर ये ब्लड जमता नहीं और अगर कहीं से आपका हाथ कट जाता है या कहीं आपको चोट लग जाती है और वहां खून निकलना शुरू हो जाता है नस के बाहर. ठीक है, वेस्कुलर जो आपकी आर्टरीज हैं उससे बाहर खून निकल के बहना शुरू हो जाता है और एक बार बहने लगता और वो बंद नहीं होता तो धीरे धीरे करके आपका बॉडी का सारा ब्लड बाहर निकल जाता. ठीक है, लीकेज हो जाती. जैसे आपने देखा होगा कि जैसे किसी पाइप के अंदर पानी बह रहा होता है तो उस पाइप के अंदर कहीं से अगर छेद हो जाता है तो अब पानी उस छेद से हमेशा ही निकलने लगता है और बंद नहीं होता जब तक कि आप कोई एक्सटर्नल सोर्स ला करके उसको पाइप को चिपका ना दे, किसी टेप से ना ग्लू कर दे. ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी में जितनी भी आर्टरीज, वेन्स हैं, टिश्यूज हैं, इसमें कहीं कट लग जाता है, कहीं चोट लग जाती है तो थोड़ा सा खून निकलता है, उसके बाद उस जगह पे से खून निकलना अपने आप बंद हो जाता है और हम देखते हैं कि वहां पे खून का एक क्लॉट बन गया है. ठीक है, जो कि बाकी दूसरे जो खून बॉडी में फ्लो कर रहा है उसको बाहर निकलने के लिए सील कर दिया और वहां से अब खून नहीं निकल पाएगा. तो ये कैसे होता है, यही चीज हम समझेंगे. इसी को हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. ब्लड कैसे जमता है, कैसे बाहर आने से उसको रोकता है शरीर. ठीक है, सो ब्लड एग्जिबिट कोएगुलेशन और क्लॉटिंग. कोएगुलेशन का मतलब ही क्लॉटिंग होता है. ओके, ब्लड एग्जिबिट कोएगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा. ठीक है, कोएगुलेशन और इंजरी जो है, कोएगुलेशन जो होता है तभी होता है जब हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि कोई इंजरी हुई है, कहीं चोट लगी है. ठीक है, कोई ट्रॉमा है. ठीक है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तभी हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो उसके अंदर जो मैकेनिज्म है कोएगुलेट करने का वो एक्टिवेट होता है. ठीक है, जैसे कि आप ऐसे तो पढ़ तो कभी भी सकते हो. ठीक है, लेकिन जब एग्जाम आते हैं तभी आप पढ़ते हो. ठीक है, तो एग्जाम्स जो है वो आपका एक एक्टिवेशन है. ठीक है, आपको एक्टिवेट कर देता है पढ़ने के लिए. वैसे ही जो इंजरी है, ट्रॉमा है, वो ब्लड के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होता है जिनको कि एक्टिवेट कर देता है और फिर ब्लड क्लॉटिंग करना शुरू करता है. ठीक है, कब कब करता है, किस सिचुएशन में करता है, किस मैकेनिज्म से करता है, वी विल सी इट. सो दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी. तो इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है, सिग्निफिकेंस है ब्लड की क्लॉटिंग का, उसके पीछे का कारण यही है कि बॉडी ये नहीं चाहती है कि उसका सारा का सारा ब्लड किसी कट से, किसी छेद से सारा का सारा धीरे धीरे ब्लड निकल जाए और बॉडी डेथ कर जाएगी इससे, तो है ना. तो बॉडी उसके लिए टिश्यू रिपेयर करती है और क्लॉटिंग का मैकेनिज्म अपनाती है ताकि
और बाकी ब्लड का लॉस ना हो बॉडी से, ओके, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड बॉडी से नहीं हो. So you would have observed a dark reddish brown scum form at the site of a cut or an injury over a period of time. तो आपने देखा होगा कुछ समय के बाद जहां आपका कट लगा था वहां एक रेडिश ब्राउन कलर का एक थक्का जम जाता है, खून का थक्का जिसको कहते हैं ना, वो जम जाता है और जहां चोट लगी रहती है और थोड़ी देर के बाद आपको लगता है कि ये जो है खून जम गया है और अब उससे वहां उस जगह से ब्लीडिंग होनी बंद हो जाती है. ठीक है. So it is a clot or coagulum formed mainly of a network of threads called fibrins. तो ये जो क्लॉट है इसको हम क्या कहते हैं? क्लॉट कहते हैं या कोएगुलम, जो कि किससे बना रहता है? नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन्स. बहुत से धागों के जैसे, ठीक है, धागों के जैसे फाइब्रिन, ऐसे ऐसे धागे रहते हैं फाइब्रिन के और उनका नेटवर्क बना रहता है, उसी से ये जो है क्लॉट बना हुआ रहता है. ठीक है. So called fibrins in which dead and damaged formed elements मतलब RBC, WBC, platelet, ये सारे इस थ्रेड में ट्रैप हो रहते हैं, डेड हो जाते हैं. ठीक है. जो लीक आउट हुए रहते हैं वो डेड हो जाते हैं, अब वो फ्लो में नहीं है तो यानी वो डेड हो गए. ओके. तो इस नेटवर्क में, इस छन्नी में, फाइब्रिन्स के नेट में ये कुछ डेड एलिमेंट्स भी हमें मिलते हैं. ओके. Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin. अब फाइब्रिन कैसे बनते हैं? ठीक है, हम पीछे से शुरू करते हैं. Fibrins are formed by the conversion of an inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin. ठीक है. तो ये सारे के सारे जो हम पढ़ रहे हैं, फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन, ये सब के सब चीजें ब्लड में रहती हैं, ऑलरेडी रहती हैं. ठीक है. लेकिन ये सब इनएक्टिव फॉर्म में रहती है ब्लड में. ठीक है. लेकिन जैसे ही कोई इंजरी होती है, चोट लगती है, तो इसका सिग्नल, चोट लगने की वजह से कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो रिलीज होती हैं. ठीक है. खासकर इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? प्लेटलेट का रोल होता है. ठीक है. प्लेटलेट को ये सिग्नल जाता है कि कहीं पे चोट लगी है और प्लेटलेट जाकर के सबसे पहले वहां पे एक प्लेटलेट प्लग बना देती है और दूसरे फैक्टर्स को एक्टिवेट करने लगती है. ब्लड में जो फैक्टर्स रहते हैं, जो प्रोटीन्स रहते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं. तो एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करता है, फिर दूसरा फैक्टर तीसरे फैक्टर को एक्टिवेट करता है. इस तरीके से ये एक कैस्केड चलता है. मतलब एक ने दूसरे को एक्टिवेट किया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को, और पांचवा जा करके तब ब्लड क्लॉट बनाता है. तो इस तरह का जो मैकेनिज्म होता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा एक्टिवेशन का, इस तरह की चीज को हम कहते हैं कैस्केड ऑफ इवेंट्स. ठीक है. तो एक खास टर्म है ये. तो ब्लड में क्या होता है कि फाइब्रिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है. फाइब्रिनोजन से ही फाइब्रिन बनता है. ठीक है. लेकिन फाइब्रिनोजन को इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में लाने के लिए एक प्रोटीन चाहिए जिसका कि नाम है, या एंजाइम चाहिए जिसका कि नाम है थ्रोम्बिन. ठीक है. जब थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन पे एक्ट करेगा तभी फाइब्रिनोजन फाइब्रिन थ्रेड में कन्वर्ट होगा. ठीक है. लेकिन थ्रोम्बिन भी ब्लड में इनएक्टिव स्टेज में पड़ा रहता है. ठीक है. और थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? प्रोथ्रोम्बिन. ठीक है. अब प्रोथ्रोम्बिन जो फैक्टर है वो प्लेटलेट के कैस्केड चलाने से ही एक्टिव होता है. ठीक है. प्रोथ्रोम्बिन भी इनएक्टिव स्टेट में रहता है. सबसे पहले बहुत सारे फैक्टर्स, टिश्यू फैक्टर हो सकते हैं अगर एक्सटर्नल इंजरी है. ठीक है. तो बहुत सारे फैक्टर्स जब मिलते हैं तो फिर वो प्रोथ्रोम्बिन को इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में लाते हैं. जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव स्टेट में आता है तो वो थ्रोम्बिन को एक्टिव स्टेट में लाता है. फिर थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन पे एक्ट करता है और फाइब्रिनोजन को एक्टिव स्टेट में लाता है और फिर कहीं जाकर के हमारा ब्लड क्लॉट होता है. ठीक है. तो इट इज नोन एज कैस्केड ऑफ इवेंट्स. ओके. देन हम इसको और डिटेल में देखते हैं यहाँ पे. तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक नस है, इसके अंदर यहाँ पे ये ब्लड फ्लो हो रहा है. ठीक है. अब यहाँ पे ये इंजरी हो गई. ठीक है. टिश्यू यहाँ पे रप्चर हो गया, ब्लड वेसल यहाँ पे रप्चर हो गई और यहाँ से बहुत सारा खून निकलने लग गया. ठीक है. तो सबसे पहले जो है क्या होगा, इंजर्ड टिश्यू एंड प्लेटलेट्स रिलीज द क्लॉटिंग फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन, एक्टिवेटर एंड कैल्शियम आयंस. ठीक है. तो जो इंजर्ड टिश्यू है वो
प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के लिए कुछ फैक्टर्स रिलीज करेंगे और इसमें कैल्शियम आयंस का बहुत अहम रोल है। ठीक है, कैल्शियम आयन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्टिवेशन में। वो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेशन करने वाले फैक्टर्स के साथ में कैल्शियम जाता है और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, सो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कन्वर्ट्स द ब्लड प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन थ्रोम्बिन स्प्लिट फाइब्रिनोजेन टू फॉर्म फाइब्रिन। ठीक है, फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन। ओके, देन फाइब्रिन फाइबर्स फॉर्म्स ए मेश ओवर वुंड टेपरिंग रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो फाइब्रिन जो फाइबर्स होते हैं यहाँ पे जाकर के एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे जाली टाइप का मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये थ्रेड, और इसी के अंदर फिर रेड ब्लड सेल्स ट्रैप हो जाती है और वहां क्लॉट हो जाता है और ब्लीडिंग जो है वहीं पे रुक जाती है। ओके, देन ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, क्लॉट हार्डन्स एंड बिकम स्मॉलर, और क्लॉट जो है वो सूख जाता है और धीरे धीरे साइज में छोटा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जब चोट लगी तो उसके बाद यहाँ से एपिडर्मिस है ये आपके शरीर की, प्लेटलेट कलेक्ट नियर इंजरी, जहां इंजरी हुई है तो जहां इंजरी होगी वहां पे प्लेटलेट कलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे फिर मैश नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लड जो है रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट ट्रैप्ड इन द फाइब्रिन मैश फ्रॉम क्लॉट, तो ये एक मैश लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा फाइब्रिन से। ओके, देन थ्रोम्बिन इन टर्न आर formed from another inactive substance present in the plasma called prothrombin, and an enzyme complex thrombokinase is required for the above reaction. तो thrombokinase चाहिए इस सारी प्रोसीजर को करने के लिए। This complex is formed by a series of linked enzymatic reaction or cascade process involving number of factors present in the plasma in an inactive state. तो ये सारे के सारे फैक्टर्स ब्लड प्लाज्मा में ही प्रेजेंट रहते हैं बट वो इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। एट द टाइम ऑफ इंजरी जैसे ही उनको सिग्नल मिलता है वो एक इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं और एक दूसरे को एक्टिवेट करने लगते हैं, और इस तरीके से जब भी चोट लगती है हमारा ब्लड क्लॉट कर जाता है ताकि फर्दर ब्लीडिंग को स्टॉप किया जा सके। ठीक है, सो एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट इन द ब्लड टू रिलीज certain factors which activate the mechanism of coagulation. तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई इंजरी होती है तो सबसे पहले स्टिमुलस किसको जाता है? प्लेटलेट को। ठीक है, तो प्लेटलेट इसीलिए थ्रोम्बस में मतलब कि क्लॉट बनाने में बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स व्हिच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन. Certain factors released by the tissue at the site of injury also can initiate coagulation. ठीक है, तो ये जो दो बातें लिखी गई हैं कि एक तो लिखा है कि प्लेटलेट एक्टिवेट करता है, दूसरा लिखा है कि टिश्यू फैक्टर्स, ठीक है, by the tissues at the site of injury can also initiate coagulation. ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स होते हैं, दो तरीके का हमारा जो है दो मैकेनिज्म से हमारा ब्लड क्लॉट हो सकता है। एक होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, और एक होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, तो जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि अगर ब्लड जहां फ्लो कर रहा है उस टिश्यू में चोट लगी है, ठीक है, तो वहां पे जो है इंट्रिंसिक फैक्टर्स काम करते हैं, वहां प्लेटलेट एक्टिवेट होता है और सर्टेन फैक्टर्स को रिलीज करता है जो कि कोआगुलेशन ऑफ ब्लड कराते हैं। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि जो टिश्यू से रिलीज होते हैं, जैसे कहीं हमें चोट लग गई है, हमारा कहीं एक्सीडेंट हो गया है, तो टिश्यू फैक्टर्स जो है और विद फैक्टर 8 जो है और अलोंग विद कैल्शियम आयन वो फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं और फिर वहां से कैस्केड कॉमन फॉर्म में चलता है और ब्लड की क्लॉटिंग होती है। ठीक है, इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं और इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम आयन का इन सब प्रोसीजर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड के कोएगुलेशन में। ठीक है, so here we are going to study the mechanism of blood coagulation. So blood coagulation refers to the process of forming a clot to stop bleeding. तो blood coagulation का main purpose ही यही है कि it is to stop the bleeding. Coagulation is a complicated subject and is greatly simplified here for the students understanding. तो
बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, लेकिन आपको सिंप्लीफाई वे में यहाँ पे बताया गया है। टू स्टॉप ब्लीडिंग द बॉडी रिलाइज ऑन इंटरैक्शन ऑफ 3 प्रोसेसेस। ठीक है, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए बॉडी जो है 3 प्रोसेसेस पे रिलाई करती है। पहला क्या है? प्राइमरी हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस का मतलब ही होता है कि टू स्टॉप द ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लड को ब्लीड करने से रोक, मतलब बह जाने से, फालतू में बह जाने से रोकने की प्रोसेस को ही हम हीमोस्टैसिस कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी हीमोस्टैसिस कैसे होती है, यानी फर्स्ट लेवल पे ब्लड को कौन सी चीज रोकती है फालतू में बह जाने से। ठीक है, सो द प्राइमरी हीमोस्टैसिस इन्वॉल्व द फर्स्ट 2 प्रोसेसेस। पहली 2 प्रोसेसेस, हीमोस्टैसिस का मतलब होता है कि ब्लड को क्लॉट करने से जो है मतलब ब्लड को फालतू में बहने से रोकना। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है ब्लड को क्लॉट करने में वो है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जो वेसल्स है जिसके के अंदर ब्लड फ्लो करता है उसका रास्ता सकरा कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड वहां ना पहुंच पाए और ब्लड की ब्लीडिंग या ब्लड का वेस्टेज जो है कम से कम हो। ठीक है, तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन जो है फर्स्ट स्टेप है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन इज द बॉडीज फर्स्ट रिस्पॉन्स टू इंजरी इन द वेस्कुलर वॉल। तो वेस्कुलर वॉल जब भी कोई इंजरी होती है तो सबसे वहां पे नसें जो होती है वहां पे गई हुई वो सिकुड़ जाती हैं ताकि वहां पे ब्लड का रीच कम हो जाए। सो व्हेन इंजरी अकर्स वेसल वॉल्स कंस्ट्रिक्ट कॉजिंग रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द साइट ऑफ इंजरी। तो पहला स्टेप तो यही होता है कभी भी जब भी चोट लगती है कि वहां की वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। दूसरा जो स्टेप है हीमोस्टैसिस में ये है प्लेटलेट प्लग, यानी जो प्लेटलेट हमारी ब्लड में फ्लो करता है वो प्राइमरली, क्योंकि प्लेटलेट ही सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे ब्लड में फ्लो करता है, तो सबसे पहले जब भी चोट लगती है तो वहां पे सबसे पहले कौन पहुंचता है? प्लेटलेट ही पहुंचती है। ठीक है, तो जब चोट लगती है तो सबसे पहले प्लेटलेट जाती है और वहां पे एक प्लेटलेट प्लग बना देती है ताकि ब्लड के बाहर ब्लीड होने के रेट को कम किया जा सके। ठीक है, या रोका जा सके। तो प्लेटलेट प्लग बनता है दूसरे स्टेप में। प्लेटलेट एग्रीगेट टू द साइट ऑफ द इंजरी, दे स्टिक टुगेदर एक्टिंग एज ए प्लग, आपस में चिपक जाती हैं और प्लग फॉर्मेशन कर देती हैं। प्लेटलेट्स ऑल्सो एक्टिवेट द प्रोसेस विच कॉजेज अ फाइब्रिन क्लॉट टू फॉर्म नोन एज सेकेंडरी हीमोस्टैसिस। तो प्राइमरी हीमोस्टैसिस में प्लेटलेट प्लग बनता है और जब ये प्लेटलेट प्लग बन रहा होता है साथ ही साथ प्लेटलेट जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं और ये सिग्नल देती हैं और ये किस तरह का कैस्केड चलाती हैं कि बाकी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो कि ब्लड में ही फ्लो कर रहे होते हैं वो एक्टिव हो जाए और ब्लड की क्लॉटिंग करना शुरू करें। ठीक है, तो सेकेंडरी ये तो हो गया प्राइमरी हीमोस्टैसिस, यानी प्राइमरी लेवल पे ब्लड को फ्लो ब्लीड करने से कैसे रोका जाता है। सेकेंडरी लेवल पे इसके आगे क्या होगा? प्लेटलेट अलोन आर नॉट इनफ टू सिक्योर द डैमेज इन द वेसल वॉल्स। तो प्लेटलेट खुद ही सारा का सारा डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, बहुत देर तक ब्लीडिंग को नहीं रोक सकती हैं। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि वहां पे एक क्लॉट बने ही बने। ठीक है, सो ए क्लॉट मस्ट फॉर्म एट द साइट ऑफ इंजरी ताकि हम फर्दर ब्लीडिंग को पूरी तरीके से रोक सकें। द फॉर्मेशन ऑफ ए क्लॉट डिपेंड्स ऑन अपॉन सेवरल सब्सटेंसेस कॉल्ड द क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब क्लॉट कैसे बनेगा? क्लॉट का बनना बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 1 से लेकर के 12 फैक्टर्स होते हैं जो कि क्लॉट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, so these factors are designated by Roman numerals 1 to 13. ठीक है, 1 से लेके 13 फैक्टर्स होते हैं और इनको रोमन न्यूमरल से डिनोट किया जाता है, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4 रोमन नंबर्स में। ठीक है, सो दीज फैक्टर्स एक्टिवेट ईच अदर इन व्हाट एज नोन एज क्लॉटिंग कैस्केड। तो फैक्टर 1 जो है फैक्टर 2 को एक्टिवेट करता है, फैक्टर 2 फैक्टर 3 को एक्टिवेट करता है, फैक्टर 3 फैक्टर 4 को, इस तरीके से इनका एक कैस्केड चलता है। ठीक है, इसी को हम एक्टिवेशन कैस्केड कहते हैं या ब्लड क्लॉटिंग का कैस्केड कहते हैं। ओके, सो द एंड रिजल्ट ऑफ दिस कैस्केड इज दैट, और लास्ट में इस कैस्केड के फाइब्रिनोजेन जो है, जो कि एक सॉल्युबल प्रोटीन है या ब्लड में ही रहता है ये, बट इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, सो एज अ सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड के प्लाज्मा में सॉल्युबल होता है फाइब्रिनोजेन, वो इस कैस्केड के चलने की वजह से फाइब्रिन में बदल जाता है, इस क्लीव इनटू फाइब्रिन, जो कि अब ब्लड प्लाज्मा में सॉल्युबल नहीं है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब यही फाइब्रिन जो है आपस में चिपक के एक मैश नेटवर्क टाइप का, नेट टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, सो द फाइब्रिन प्रोटीन स्टिक टुगेदर फॉर्मिंग अ क्लॉट, और इसी मैश को हम क्या कहते हैं?
blood clot. Okay, so the clotting cascade occurs through two separate pathways that interact, the intrinsic and the extrinsic pathway. तो clotting भी दो pathway से हो सकती है, दो तरीकों से हो सकती है pathway, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे हो सकता है और एक इंट्रिंसिक पाथवे हो सकता है. ठीक है, एक्सट्रिंसिक जैसे नाम से पता चल रहा है यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें काम करते हैं. ब्लड के अंदर जो, जैसे ब्लड के अंदर फाइब्रिनोजेन है, ये है वो है, तो इसमें इंटरनल फैक्टर्स उतना रोल नहीं प्ले करते हैं. या एक्टिवेट, जैसे क्लॉटिंग होगी या नहीं होगी, इसके लिए कैस्केड ऑफ इवेंट्स हमने देखा ना, कैस्केड ऑफ इवेंट्स होते हैं. तो जब जो इंट्रिंसिक है पाथवे, उसमें सबसे पहला सिग्नल कौन देता है क्लॉटिंग करने के लिए? प्लेटलेट्स देती हैं, तो वो अंदर से ही सिग्नल आता है. लेकिन एक्सट्रिंसिक पाथवे में कि ब्लड को क्लॉट करना है, इसका सिग्नल ब्लड के अंदर से ना आके ब्लड के बाहर के फैक्टर्स से आता है जो कि ब्लड को क्लॉट करता है. ठीक है, तो इसी वजह से इस पाथवे का नाम एक्सट्रिंसिक पाथवे है. सो द एक्सट्रिंसिक पाथवे इज एक्टिवेटेड बाय एक्सटर्नल ट्रॉमा that causes blood to escape from the vascular system. तो ब्लड जो है वेसल्स में जो फ्लो कर रहा होता है, उसको एक एक्सटर्नल ट्रॉमा, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं चोट लग गई, बहुत गहरी चोट लग गई, उसकी वजह से जो है हमारे ब्लड वेसल्स में चोट लग गई, घाव लग गया, तो इसकी वजह से जो सिग्नल आता है उसकी वजह से बहुत सारे पाथवे एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर हमारा ब्लड वहां पे क्लॉट कर जाता है. ठीक है, सो दिस पाथवे इज क्विकर देन द इंट्रिंसिक पाथवे. और ये पाथवे क्विकर है, ज्यादा फास्ट है, इसमें और जल्दी क्लॉटिंग होती है एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक पाथवे. इट इन्वॉल्व्स फैक्टर 8. इसमें फैक्टर 8 का बहुत ज्यादा रोल होता है. ठीक है, हम इसको भी, इसके कैस्केड को भी अभी डायग्रामेटिक भी देखते हैं. पहले हम समझ लेते हैं इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है. ठीक है, intrinsic pathway is activated by trauma inside the vascular system. इंट्रिंसिक पाथवे तब एक्टिवेट होता है जब कोई चोट लगती है, लेकिन वो वेस्कुलर सिस्टम के अंदर ही चोट लगती है. जैसे कि आपके ब्लड वेसल है, उसके अंदर बहुत सारा जो है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ है और उसके ऊपर अब अथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है, उसके ऊपर कैल्शियम की लेयर चढ़ गई, अब वो वहां से ब्रस्ट कर गया टिश्यू वहां से. ठीक है, तो वो इंट्रिंसिक पाथवे, अंदरूनी कारणों की वजह से वहां पे ब्लीडिंग हो रही है, तो इंट्रिंसिक पाथवे वहां पे जाकर के ब्लड को क्लॉट करेगा. ठीक है, सो द इंट्रिंसिक पाथवे इज एक्टिवेटेड बाय ट्रॉमा इनसाइड द वेस्कुलर सिस्टम एंड इज एक्टिवेटेड बाय प्लेटलेट्स, एक्सपोज्ड एपिथेलियम, केमिकल्स और कोलाजन. ठीक है, तो जैसे कोई जो वेस्कुलर सिस्टम है उसकी कोई नस है, वो ब्रस्ट करती है, तो उसका कोलाजन जो है प्लेटलेट के कांटेक्ट में आता है और प्लेटलेट जो है उस कोलाजन के ऊपर अडहेर होने लगती है और अडहेर होके बहुत सारे फैक्टर्स को रिलीज करती है, जिससे कि ब्लड का कोगुलेशन का कैस्केड चल पड़ता है. ठीक है, सो दिस पाथवे इज स्लोअर दैन द एक्सट्रिंसिक पाथवे बट मोर इम्पोर्टेंट. ये उससे थोड़ा स्लोअर है एक्सट्रिंसिक पाथवे से, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर ब्लड क्लॉटिंग इसी पाथवे से होती है. इट इन्वॉल्व्स फैक्टर 12, 11, 9 एंड 8. ठीक है, और कॉमन पाथवे क्या है इसमें कि बोथ पाथवे स्पीड एंड फिनिश द पाथवे ऑफ क्लॉट प्रोडक्शन इन व्हाट इज नोन एज कॉमन पाथवे. ठीक है, तो दोनों ही इंट्रिंसिक एज वेल एक्सट्रिंसिक, दोनों ही पाथवे अलग अलग तरीके से शुरू तो होते हैं, लेकिन दोनों ही एक कॉमन पॉइंट पे आकर के मिलते हैं. उसके आगे के इवेंट्स दोनों में ही एक जैसे होते हैं. ठीक है, शुरुआत यहाँ से अलग हुई, यहाँ से अलग हुई, लेकिन जब एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो आगे का रास्ता दोनों का ही एक जैसा होता है. ठीक है, सो द बोथ पाथवे मीट एंड फिनिश द पाथवे ऑफ क्लॉट प्रोडक्शन इन व्हाट इज नोन एज कॉमन पाथवे. द कॉमन पाथवे इन्वॉल्व्स फैक्टर 1, 2, 5 एंड 10. ठीक है, इसका हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक इंट्रिंसिक पाथवे है जो कि कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन पाथवे भी हम कहते हैं. ठीक है, अंदर से ही ये हमारी बॉडी के अंदर से ये पाथवे एक्टिवेट होता है. और दूसरा है एक्सट्रिंसिक पाथवे जिसको कि हम टिश्यू फैक्टर पाथवे भी कहते हैं. इंट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 9, 11 और 12 इन्वॉल्व रहते हैं. स्टार्टिंग में 9, 11 और 12, और ये सारे फैक्टर्स जो है एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं और लास्ट में फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं. ठीक है, वैसे ही एक्सट्रिंसिक फैक्टर में शुरुआत में फैक्टर 8 और टिश्यू फैक्टर, ठीक है, ये दोनों एक्टिवेट करते हैं फैक्टर 10 को. तो ये भी फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं, ये भी फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं. और फैक्टर 10 जब एक्टिवेट हो जाता है तो उसके आगे का रास्ता ये
कॉमन रहता है, ठीक है। आपकी बुक में एट दिस लेवल मुझे लगता है कि यहाँ से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपके इस लेवल के लिए प्रोथ्रोम्बिन के आगे का रास्ता आपको याद होना चाहिए कि प्रोथ्रोम्बिन जो है वो, उसको फैक्टर 2 भी कहते हैं, वो इनएक्टिव स्टेट में रहता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन को फैक्टर 10 जब एक्टिवेट हो जाता है तो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर एक्ट करता है और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक्टिव स्टेट में है, ठीक है। ये एक्टिव स्टेट में थ्रोम्बिन जो कि अब एक्टिव स्टेट में है, वो फाइब्रिनोजेन जो कि इनएक्टिव स्टेट में है, उसको फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है और यही फाइब्रिन जो है क्रॉस लिंक होके फाइब्रिन का क्लॉट बनाते हैं, जिसको कि हम ब्लड क्लॉट कहते हैं। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर अलग शुरू होता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर अलग शुरू होता है, लेकिन अंत में दोनों का जो रास्ता है वो एक जैसा हो जाता है यहाँ पे जब फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ही फैक्टर 10 तक पहुंचते हैं। फाइन। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. I will try to answer them as soon as possible. Thank you so much.